दोस्तों, यदि आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले हैं या फिर आने का विचार कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर कब आएँ, यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ आने के बाद आप कहाँ ठहरें, यात्रा के लिए किस मार्ग को अपनाएं, यात्रा के दौरान कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी है, इन सब के अलावा पूरी यात्रा में कुल कितना खर्च आने वाला है, इन सभी विषयों पर मैं बात करने वाला हूँ। बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर कब आ सकते हैं। वैसे तो श्री माता रानी का दरबार पूरे वर्ष भर खुला रहता है, लेकिन फिर भी आपको दिसंबर और जनवरी के महीनों में यहाँ आने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी होती रहती है। इसके अलावा आपको बारिश के महीने में भी आने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते में फिसलन बढ़ जाती है और भूस्खलन होने के भी चांस बने रहते हैं। इसलिए बारिश के महीने में भी आपको आने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको यदि अत्यधिक भीड़ या फिर लाइन में लगने से बचना है तो आप दोनों नवरात्रि जो साल भर में पड़ती है उन दोनों नवरात्रि में भी आने से बच सकते हैं। अगर इसके बेस्ट समय की बात की जाए कि आप माता रानी के दरबार में कब आएँ, तो सबसे अच्छा महीना होता है मार्च, अप्रैल, मई का। और इसके अलावा उधर अगर बात की जाए बरसात के बाद तो आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक आ सकते हैं। इन महीनों में आप आएंगे तो आपको दर्शन करने में और यात्रा करने में असुविधा नहीं महसूस होगी, आपको अत्यधिक ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप दर्शन भी पा जाएंगे, बशर्ते आप नवरात्रि में जाने से बचें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार तक कैसे आ सकते हैं। तो माता रानी के दरबार आने के लिए आपको सबसे पहले कटरा शहर आना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी की यात्रा कटरा शहर से ही शुरू होती है, इसलिए सबसे पहले आपको कटरा आना पड़ेगा। कटरा आने के लिए आपको कटरा रेलवे स्टेशन भी है और कटरा में बस अड्डा भी है। अगर आपके नज़दीकी शहर से कटरा रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाती है तो आप कटरा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यदि आपको बस का साधन मिल जाता है तो आप बाई बस भी कटरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। अपने नज़दीकी स्टेशन से आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आ जाइए, वहाँ से आप बाई बस या फिर बाई टैक्सी करके आप कटरा पहुँच सकते हैं। बाई बस जाने के लिए आपको दो प्रकार की बसें मिलती है, एक नॉन एसी और एक एसी बस। नॉन एसी का किराया आपको 80 से 100 रुपये के लगभग है, जबकि एसी बस का किराया जो है आपको 120 से 150 रुपये तक है। यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर दाम जो है बोलते हैं आपको किराया जो है 150 रुपये आपको 120 रुपये में भी ले जा सकेंगे, और जो 100 रुपये नॉन एसी बस का बोलते हैं उनसे आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो वो 80 रुपये में भी तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर फैमिली सहित हैं तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं रिजर्व, और टैक्सी रिजर्व करेंगे तो लगभग 1500 रुपये के आसपास आपसे चार्ज करेंगे वो सब। और जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जिसमें आपको 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। अब आप जम्मू से कटरा पहुंच जाएंगे। कटरा पहुंचने के बाद आप कहीं न कहीं स्टे कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत आराम करके कहीं पर, या अगर आपने डॉर्मेट्री बुक की है या फिर आपने कहीं होटल लिया है तो आप फिर वहाँ थोड़ा बहुत विश्राम करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप कटरा में आकर कहाँ ठहरें या आप कहाँ स्टे कर सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि कटरा में आपको डॉर्मेट्री और होटल दोनों की सुविधाएं मिल जाती हैं। अब आपका यदि बजट कम है, आपके परिवार की संख्या ज़्यादा है, तो आप फिर डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। डॉर्मेट्री बुक करने के लिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो है ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी की साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा तिथि से लगभग 2 महीने पहले आप डॉर्मेट्री ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाने पर आपको डॉर्मेट्री उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ऑफलाइन में आपको शायद ही डॉर्मेट्री मिल पाए, उसके लिए भी आपको काफ़ी लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप होटल बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन होटल भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने डॉर्मेट्री भी नहीं बुक किया है और आपने होटल भी बुक नहीं किया है
तो भी दोस्तों आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप कटरा पहुंच जाइए। कटरा पहुंचने के बाद आप चले जाइए निहारिका भवन। निहारिका भवन में आप पता कर लीजिए वहाँ पर डॉर्मेट्री या होटल अवेलेबल है या नहीं। अगर वहाँ अवेलेबल होता है तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, या उनसे संबंधित जो भी उनके भवन है वहाँ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर अगर अवेलेबल है डॉर्मेट्री या होटल तो आपको दे देंगे, कमरे खाली रहेंगे। अगर मान लीजिए अवेलेबल नहीं है तो फिर आप वहाँ लोकल होटल वाले जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। लोकल होटल वालों से थोड़ी बहुत आपको बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है। आपको डबल बेड का कमरा 500-600 रुपये में आसानी से मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको यात्रा कब शुरू करनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो यात्रा आप 24 घंटे में कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो यात्रा रात में भी कर सकते हैं, चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं। दिन और रात की यात्रा में बस इतना सा अंतर है कि रात में यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको जो है भीड़ भाड़ का सामना कम करना पड़ेगा, और यदि आप दिन में यात्रा करते हैं तो आपको भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, दिन में यात्रा करते हैं तो आपको चहल पहल भी देखने को मिल जाती है। अगर मेरी राय माने तो आप कहीं अगर दूर से सफ़र करके आ रहे हैं तो आप रात में स्टे कर लें और 4 बजे के आसपास भोर में उठकर अपना स्नान ध्यान करके तब फिर यात्रा अपनी शुरू करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि यात्रा आपको कैसे करनी है। तो यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको RFID कार्ड की आवश्यकता होती है। यह RFID कार्ड आपको यात्रा के लिए अनिवार्य होता है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आप कटरा बस स्टैंड के बगल में ही इसका सेंटर है, आप चाहे तो वहां से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको निहारिका भवन और त्रिकुटा भवन के बगल में भी आपको RFID कार्ड बनता हुआ नज़र आ जाएगा। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना होता है। आप अपना आधार कार्ड दिखाकर अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों RFID कार्ड बनवाने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। अब आपको कटरा से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको जाना होता है, जो कि बाणगंगा चेक पोस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां से आपकी यात्रा की एंट्री होती है। माता के भवन जाने से पहले श्रद्धालुगणों को यहाँ पर आकर ये चेक इन पॉइंट है, बाणगंगा का ये गेट है। यहाँ आप आकर जो है पहले चेक इन कराएंगे, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। यहाँ महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, लाइन जाके आगे मिल जाती है और फिर वहाँ से माता के भवन पे आप लोग साथ में पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों बाणगंगा चेक पोस्ट जाने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इस दूरी को आप चाहे तो पैदल भी तय कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो रिक्शा का भी सहारा ले सकते हैं। ऑटो का यदि आप सहारा लेते हैं तो लगभग आपको 100 से 150 रुपये देने पड़ सकते हैं, और यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप फिर पैदल की भी यात्रा कर सकते हैं। तो इस 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप आ जाते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पॉइंट पर। यदि आपने RFID कार्ड बनवाया है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा ये कहना है कि आप RFID कार्ड बनवा कर ही बाणगंगा चेक पोस्ट पॉइंट पर आएँ, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों को पता नहीं होता है और वो बाणगंगा चेक पोस्ट पॉइंट पर आकर अपना RFID कार्ड बनवाते हैं। अगर आप पहले से RFID कार्ड नहीं बनवाए हैं तो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पॉइंट पर भी RFID कार्ड बनता हुआ नज़र आ जाएगा, तो आप यहाँ भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ अपना RFID कार्ड बनवाने लगेंगे तो आपको काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ेगा और आपकी यात्रा में भी काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए आप पहले से ही RFID कार्ड अपना बनवा कर आएँ। यहाँ बाणगंगा चेक पोस्ट पॉइंट पर आपके लगेज और आपके RFID कार्ड को चेक किया जाता है। इसके बाद आपको एंट्री दे दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको माता रानी के दरबार जाने के लिए आपको 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। यहाँ से पहला रास्ता जो है वह है बाणगंगा का पुराना मार्ग, और दूसरा रास्ता है ताराकोट का नया मार्ग। तो यदि आप ताराकोट का नया मार्ग अपनाते हैं तो आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा अधिक करनी पड़ सकती है। लेकिन यदि आप पुराना मार्ग अपनाते हैं बाणगंगा का, तो बाणगंगा के पुराने मार्ग से आपको 1.5 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ सकती है। अभी चूँकि नया मार्ग बना है उससे बहुत कम यात्रीगण यात्रा करते हैं, और उस पर दुकान वगैरह भी आपको कम देखने को मिलेंगे। यदि आप पुराना मार्ग अपनाते हैं बाणगंगा का, तो बाणगंगा के पुराने मार्ग से आपको चहलकदमी भी अधिक मिलेगी, श्रद्धालुगणों की भीड़ भी होती है। बीच रास्तों में आपको माता रानी के जयकारे भी देखने को मिल जाते हैं।
इस रास्ते में आपको बाणगंगा की भीड़ भाड़ भरी गलियों से गुजरना पड़ता है और इन गलियों में ढेर सारी दुकानें हैं जिसमें आपको जम्मू कश्मीर की झलक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें से कौन सा रास्ता अपनाना है। तो दोस्तों, आप चाहे तो ताराकोट मार्ग भी अपना सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप पुराने मार्ग से ही जाएं, जो कि बाणगंगा का पुराना मार्ग है। इसमें आपको श्रद्धालुगढ़ भी अधिक से अधिक देखने को मिल जाते हैं। खाने पीने की सामग्री की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी और ढेर सारे श्रद्धालुगढ़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस रास्ते से आपको यात्रा करने में आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको आता है बाणगंगा स्नान घाट। दोस्तों, बाणगंगा स्नान घाट पर आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं। यदि आप पहले से स्नान करके आए हैं तो जैसी आपकी इच्छा है, यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बाणगंगा स्नान घाट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात आपको मिल जाता है माता वैष्णो देवी का चरण पादुका मंदिर। दोस्तों, चरण पादुका मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माता रानी ने सबसे पहले यहीं पर अपना चरण स्पर्श किया था। तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से दर्शन करके अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात आपको एक मिड पॉइंट मिलता है। उस मिड पॉइंट का नाम है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी से भी आपको 2 रास्ते देखने को मिल जाते हैं। आप एक हिमकोटी मार्ग है और दूसरा है अर्धकुंवारी मार्ग। अगर आप हिमकोटी मार्ग को अपनाते हैं तो यहाँ से आपको 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी भवन तक जाने के लिए, और यदि आप अर्धकुंवारी होकर जाते हैं तो लगभग ये 6.5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो अर्धकुंवारी होकर यदि जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ सकती है, लेकिन यदि आप अर्धकुंवारी जाते हैं तो आप यहाँ आराम से जाकर स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर। यहाँ आपको डॉर्मेट्री और होटल की सुविधाएं हैं, आप चाहे तो यहाँ आराम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माता रानी के गर्भजून जो गुफा है उसका भी दर्शन कर सकते हैं। गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको पर्ची कटाना पड़ता है। इस पर्ची को कटवाने के बाद दोस्तों आपको समय दिया जाता है। यहाँ पर आपको 24 से 36 घंटे का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर श्रद्धालुगणों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपको जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अर्धकुंवारी पर गर्भजून की पर्ची कटाने के पश्चात यदि आपको 24 से 36 घंटे का समय मिलता है तो आप अपनी यात्रा भवन के लिए शुरू कर दीजिए। यह दूरी लगभग अर्धकुंवारी से भवन की 6 किलोमीटर है और आप अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। आप सबसे पहले चले जाइए भवन में जाकर आप श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करिए। वहाँ भी आपको थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि 1-2 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ जाए। तो वहाँ पर भी आप लाइन में लगिए और दर्शन करिए। दर्शन करने के पश्चात यदि आप थक जाते हैं तो आप भवन पर ही स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको डॉर्मेट्री और होटल की सुविधा मिल जाएगी। यदि आप वहाँ स्टे करना चाहें तो स्टे कर लीजिए, और यदि नहीं रुकना चाहते हैं तो वापस आप अर्धकुंवारी भी आ सकते हैं। अर्धकुंवारी में आकर आप पुनः यहाँ पर भी आपको डॉर्मेट्री और होटल की सुविधाएं मिल जाएंगी। यदि आपने पहले से बुक किया है ऑनलाइन तो बहुत अच्छा है, और नहीं बुक किया है तो भी आपको हो सकता है डॉर्मेट्री मिल जाए। अब आप अर्धकुंवारी वापस आ जाएंगे। अर्धकुंवारी वापस आने के बाद आप देखेंगे कि गर्भजून में जो पर्ची आपने कटवाई थी उसका कितना नंबर चल रहा है। वहाँ पर हो सकता है आपका नंबर आ गया हो, या यदि आपका नंबर नहीं आया हो, 1-2 घंटे रुकना हो, तो आप 1-2 घंटे रुककर अपना गर्भजून की यात्रा कर सकते हैं। यदि आपका नंबर बीत गया है तो भी आप जाकर वहाँ बताएंगे तो आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पॉइंट से माता रानी के दरबार पहुंचने में लगभग कितना समय लग सकता है। तो यह समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी यात्रा कितना तेज़ी से करते हैं। तो दोस्तों, यदि फिर भी एक औसतन अगर लिया जाए तो इस यात्रा में लगभग आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। यदि आप आराम से खाते पीते हुए, रुकते ठहरते हुए जाते हैं तो आपको यह दूरी लगभग 8 से 10 घंटे में तय हो जाएगी।
चलिए अब बात करते हैं यात्रा की सावधानियों के बारे में। यदि आप यात्रा की इन सावधानियों से पहले से परिचित रहेंगे तो आपको यात्रा करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप वहाँ पर कटरा में होटल या डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपनी यात्रा तिथि से लगभग 2 महीने पहले श्री माता वैष्णो देवी के साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आपको डॉर्मेट्री या होटल बुक कर लेना है, क्योंकि यदि आप पहले से डॉर्मेट्री या होटल बुक नहीं करेंगे तो वहां जाकर आपको डॉर्मेट्री और होटल लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल बुकिंग होती है और सभी लोग अपनी बुकिंग ऑनलाइन कर देते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग कराना हो या फिर बैटरी कार की बुकिंग करना हो तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग और बैटरी कार की बुकिंग भी आप ऑनलाइन 2 महीने पहले ही कर लीजिए, क्योंकि वहां जाने के पश्चात न तो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल पाएगी और ना ही बैटरी कार की सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि श्रद्धालुगणों की संख्या अधिक होती है और श्रद्धालुगणों की संख्या के हिसाब से वो टिकट नहीं दे पाते हैं। इसलिए यदि आप पहले से ही बुक किए रहेंगे तो आपको यात्रा करने में सुविधा होगी। यदि आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग किए रहेंगे तो वहां जाकर आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और हो सकता है लंबी लाइनों में लगने के पश्चात भी आपको टिकट न मिल पाए। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर ये आप हेलीकॉप्टर या बैटरी कार की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप लगभग 2 महीने पहले ही ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करा लें। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब बात करते हैं दूसरी सावधानी की। दोस्तों यदि आप यात्रा अपने फैमिली के साथ करने जा रहे हैं तो आप पूरे फैमिली का सबका आधार कार्ड लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ RFID कार्ड बनवाते समय सबका आधार कार्ड मांगा जा सकता है। अगर बच्चे हैं तो उनका आधार कार्ड नहीं लगेगा, लेकिन जो भी बड़े लोग हैं वो सभी लोग अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की। दोस्तों आप किसी भी समय यात्रा करने के लिए जाइए माता वैष्णो देवी के, लेकिन उस समय आप कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रख लें। आप कुछ गर्म कपड़े इसलिए ज़रूर रख लें क्योंकि माता वैष्णो देवी पे मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी वहाँ बारिश हो सकती है, कभी भी वहाँ ठंड बढ़ सकती है और रात में अक्सर ठंड वहाँ पर पड़ती ही है। आप चाहे अप्रैल में जाइए चाहे मई में जाइए, रात में वहाँ आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ी बहुत गर्म कपड़े आप ज़रूर लेकर जाइए। दोस्तों अब बात करते हैं चौथी सावधानी की। यदि आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर आपके साथ काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि यात्रा करने में सक्षम नहीं है तो आप बच्चों के लिए वहीं से ट्रॉली गाड़ी ले सकते हैं बाणगंगा से। बाणगंगा में ही आप ट्रॉली गाड़ी ले लें किराए पर और उसके माध्यम से आप जो है अपने छोटे बच्चों को लेके जा सकते हैं। अगर आप बाणगंगा में ट्रॉली गाड़ी नहीं लेंगे और आप सोचेंगे कि फिर आगे चल के कहीं से ले लेंगे तो आपको आगे चलकर ट्रॉली गाड़ी मिलने में दिक्कत होगी। और इसी तरह यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं और वो यात्रा करने में एकदम सक्षम नहीं है तो उनके लिए खच्चर या फिर पिट्ठू या पालकी की सवारी जो भी लेना हो आप बाणगंगा में ही ले लें, ताकि आपको यात्रा करने में उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बाणगंगा में ही इनकी व्यवस्था आप कर दें। इसके अलावा बात करते हैं 5वीं सावधानी की। तो आप यात्रा के दौरान अपने साथ डंडे ज़रूर ले लें। डंडे लेने से ये फ़ायदा है कि आप आधे रास्ते चलने के बाद जब आप थक जाते हैं तो आपको डंडा काफ़ी सहारा देता है। तो डंडा लिए रहेंगे तो आपको यात्रा करने में थोड़ी कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वरना आप वैसे भी जा सकते हैं। यदि आप यंग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप डंडा ले लेंगे तो आपको चलने में काफ़ी सहारा मिलेगा। इसके अलावा आपको यात्रा करने के दौरान उतने ही सामान अपने साथ ले जाएं जो कि काफ़ी ज़रूरत वाली सामानें हों, क्योंकि यात्रा करने के समय यदि आप काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर या ऊपर चढ़ते हैं तो आपको यात्रा करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा थकावट महसूस होगी। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही ऊपर लेकर जाएं। इसके अलावा अनावश्यक चीज़ें आप कटरा में ही जमा कर दें। कटरा में सामान जमा करने के लिए आपको अपने होटल में ही या फिर जहाँ ठहरे रहेंगे वहाँ पर भी आपको सामान रखने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में लगभग आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों जम्मू तक आने के लिए आप जिस साधन का प्रयोग करते हैं, आप बस से आते हैं या फिर ट्रेन से आते हैं, ट्रेन में किस क्लास से आते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। उधर का खर्चा आप जोड़ लीजिए अपने हिसाब से। वहाँ जम्मू से लेकर
कटरा आने के लिए आपको बस से यदि आते हैं तो 80 रुपये या 100 रुपये पर पर्सन देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको RFID कार्ड निःशुल्क होता है। इसके अलावा यात्रा में आप जो भी खाने पीने की चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें सस्ती होती हैं, बहुत महंगा नहीं है। आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल ये सभी चीज़ें आपको 45 से 50 रुपये में देखने को मिल जाएंगी। चाय आपको 7 से 8 रुपये में मिल जाएगी। और जो भी चीज़ें हैं उसका मेनू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस मेनू के माध्यम से आप देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी नहीं है, आप 100 से 200 रुपये में आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा आप होटल या डॉर्मेट्री बुक करते हैं, यदि आप होटल बुक करते हैं तो 500 से 700 रुपये लगभग होटल का चार्ज रख लीजिए। और यदि डॉर्मेट्री में आप ठहरते हैं तो 100 से 110 रुपये चार्ज लगता है। तो यदि पर पर्सन की बात की जाए, जम्मू से लेकर माता रानी के दर्शन तक की बात की जाए तो पर पर्सन लगभग 1000 रुपये मान के चलिए। अब इसके अलावा आप जितने लोग आते हैं उस हिसाब से अपना जोड़ लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने श्री वैष्णो माता की यात्रा से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यात्रा संबंधित इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।